Okay, so how we calculate percentage finer by sieve analysis? Percentage finer equal to 100 minus percentage retain. Okay, अगर हमें कैलकुलेट करना हो परसेंटेज फाइनर, देन वी कैलकुलेट बाय परसेंटेज फाइनर माइनस 100 माइनस परसेंटेज रिटेन. ठीक है. कोर्स सीविंग हम लोग करते हैं फॉर ग्रेवल, है ना. साइज हमारा क्या होता है सीव का? सीव साइज इज डिफरेंट सीव साइज यूज्ड फॉर कोर्स सीविंग. तो फर्स्ट इज द कोर्स सीविंग. कोर्स सीविंग बाय डिफरेंट सीव, है ना. किसके लिए करते हैं? फॉर ग्रेवल. ग्रेवल का साइज क्या होता है? 4.75 mm. ग्रेटर देन 4.75 mm is in gravel category. Sieve size is 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm and 4.75 mm. These are the different sieve size, है ना. These are the different sieve size. ये हमारा different sieve size है. ओके. मान लो किसी गिवन सॉइल सैंपल के लिए वेट ऑफ रिटेन अगर हमारे पास एक सॉइल सैंपल है ना, तो ये हर एक साइज का सीव से हम लोग क्या करेंगे? सीविंग करेंगे. ठीक है. तो वेट ऑफ रिटेन यहाँ पे हमने निकाला वेट ऑफ रिटेन. देन वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज वेट ऑफ रिटेन. ओके. तो फॉर 80 mm हमारे पास 100 ग्राम का सीव था, 100 ग्राम का सॉइल सैंपल था. हमें उसे क्या करना है? हमें सीविंग करना है बाय कोर्स सीविंग. ठीक है. हमें क्या कैलकुलेट करना है इस 100 ग्राम के सैंपल से? परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट करना. तो हमने फॉर्मूला बताया कि परसेंटेज फाइनर इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज रिटेन. ठीक है. तो परसेंटेज रिटेन कोई भी सॉइल सैंपल है, अगर वो कोर्स सीव है तो उससे हम लोग ये जो नंबर ऑफ सीव है ना 1 2 3 4 5 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, हर एक सीव से हम लोग क्या करेंगे? सीविंग करेंगे. जब हमने सीविंग किया तो हमें कुछ इस तरह का डाटा मिला. फ्रॉम फर्स्ट सीविंग दैट इज 80 mm, 80 mm के सीविंग से जो हमें परसेंटेज वेट ऑफ रिटेन मिला, 100 ग्राम का सैंपल था और हमारे पास कितना ग्राम बच गया वो सीव के ऊपर? दैट इज ओनली 5 ग्राम. ओके. नेक्स्ट हम लोग जो छन गया, जो सीव हो गया कितना सीव हो गया? 100 माइनस 5 मतलब 95 ग्राम हमारा सीव हो गया. 95 ग्राम को अगेन हम लोग किस पे सीव करेंगे? 40 mm पे सीव करेंगे. देन रिटेन वेट ऑफ रिटेन इज 25 ग्राम. ठीक है. तो 90 ग्राम में से 95 ग्राम में से 25 ग्राम फिर से बच गया. जो अमाउंट सीव हो गया उसको अगेन हम लोग सीव करेंगे बाय सीव नंबर 3 दैट इज 20 mm सीव. उस पे रिटेन अमाउंट हो गया दैट इज 35. ठीक है. नेक्स्ट जो ऑलरेडी 35 ग्राम बचने के बाद जो सीव हो गया, दैट पार्ट को अगेन हम लोग सीव करेंगे किस पे? 10 mm सीव पे. तो रिटेन वेट हो गया दैट इज 15 mm. ठीक है. अगेन 15 mm के अलावा जो सीव हो गया था 10 mm पे, उसको अगेन सीव करेंगे लास्ट सीव नंबर दैट इज 4.75 mm. उस पे जो हमें रिटेन हुआ दैट इज 20 ग्राम. ठीक है. टोटल को ऐड करके देखो, टोटल हमारे पास सैंपल 100 ग्राम था तो 100 आना चाहिए. टोटल हमारे पास 100 आ गया, 100 ग्राम. ठीक है.
तो यहाँ से अगर हमें परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट करना होगा, देन परसेंटेज फाइनल इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज रिटेन कॉम्युलेटिव रिटर्न, है ना। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास परसेंटेज वेट ऑफ रिटेन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट 525 का कितना परसेंट हो जाएगा, ये ऑलरेडी 100 में है ना, तो सबका सेम ही अमाउंट हो जाएगा 25, 35, 15, 20, क्योंकि हमने सैंपल ही 100 ग्राम लिया है, तो परसेंटेज भी हमारा सेम हो जाएगा। देन वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्युलेटिव रिटेन, है ना, कॉम्युलेटिव रिटेन। तो कॉम्युलेटिव रिटेन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कॉम्युलेटिव रिटेन मतलब यहाँ पे 5, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 35 65, इस तरह से करके कॉम्युलेटिव लास्ट वाला जो आएगा हमारा दैट इज 100। देन परसेंटेज फाइनल we have calculate by this formula 100 minus percentage retained cumulative. So for first condition, for 80 mm sieve percentage final is 100 minus 5, that is 95%. For 40 mm sieve 100 minus cumulative कितना आ जाएगा हमारा 100 minus 30, that is 70%. Next for 20 mm sieve 100 minus 65, that is 35% final. Next is from 10 mm sieve, so 100 minus 80, that is 20% final. For 4.75 mm sieve 100 minus 100, that is 0% final. तो परसेंटेज फाइनल हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर 5%, 30%, 65% फाइनल आ रहा है, मतलब क्या इस परसेंटेज फाइनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फर्स्ट वाला हमने कैलकुलेट किया कि 5% मेरा रिटेन हो गया और 95% यहाँ पे वैल्यू आ गया, 95% फाइनल मतलब क्या, 95% पार्टिकल्स मैम 80 mm वाला सीप से पास हो जाएगा। पास हो जाएगा मतलब कि 80 mm सीप से फाइनल है, छोटा साइज है, ठीक है, फाइनल है मतलब क्या, जो मेरा पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन 80 mm। वैसे ही 4.75 से 0% फाइनल आ रहा था, मतलब क्या कि फाइनल कुछ बचा ही नहीं, मतलब जो भी हमारे पास सॉइल सैंपल है दैट इज ग्रेटर देन 4.75 mm, ठीक है, क्योंकि कुछ भी तो परसेंटेज फाइनल तो कुछ मिला ही नहीं, 0 मिला, दैट मीन्स जो साइज है पार्टिकल का दैट इज ग्रेटर देन 4.75 mm। बट अगर 40 mm पे हमें फाइनल मिल रहा था, 40 mm पे हमें 70% फाइनल मिल रहा था, ठीक है, 70%, मतलब क्या कि 70% जो अमाउंट है दैट इज फाइनल देन 20 mm sieve। ओके, तुम लोगों ने ये सब ऑलरेडी लैब में किया होगा, लैब का पार्ट है ये सब, तो दैट is meaning of percentage final and how we calculate in laboratory sieve analysis, ठीक है। सेकेंड इज द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो जनरली सेडिमेंटेशन एनालिसिस डन फॉर किसके लिए किया जाता है, फॉर फाइन सॉइल। फाइन सॉइल मतलब कौन सा सॉइल, साइज क्या होगा हमारा 0.075 mm to 4.75 mm, है ना। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, जनरली जो साइज होगा दैट इज कौन सा सॉइल होगा, दैट इज क्ले एंड सिल्ट। ओके, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स थ्योरी, है ना, स्टोक्स लॉ। बस ये ध्यान रखना है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। और स्टोक्स लॉ क्या होता है कि पार्टिकल साइज किसके लिए ये यूज किया जाता है, स्फेरिकल पार्टिकल्स में। साइज क्या होता है पार्टिकल का 75 माइक्रोन है। 75 माइक्रोन,
और या उससे लेस। पार्टिकल साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोन, ठीक है, ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोन, देन वी कैन यूज स्टोक्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज G-1 गामा W d² बाई 18 म्यू, ठीक है, ये हमारा स्टोक्स लॉ होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो सेडिमेंटेशन टैंक था, उसमें हमने स्टोक्स थ्योरी पे ही क्या किया था, सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला फॉर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोन, ओके। तो और भी कुछ मेथड है, दैट इज कीपिट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल साइज, हाइड्रोमीटर मेथड। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब पे बेस्ड कुछ वैसा क्वेश्चंस आते नहीं है गेट में। एक है हमारा पार्टिकल साइज कर्व, दैट इज इम्पोर्टेंट, पार्टिकल साइज कर्व। तो try to draw curve, ये एक लॉग स्केल पे बनाया गया है। जो हमारा हाइड्रोमीटर एनालिसिस होता है ना, उसका जो रिजल्ट आता है उस पे हमें एक कर्व हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन विच परसेंटेज फाइनल ऑन वाई एक्सिस एंड पार्टिकल साइज ऑन एक्स एक्सिस इन लॉग स्केल। तो लॉग स्केल पे हमारा क्या है, पार्टिकल साइज है एंड परसेंटेज फाइनल ऑन बाई एक्सिस, ठीक है। और ये कर्व हमें क्या देता है, कर्व हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल एंड गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। तो डिफरेंट सॉइल के ग्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ये हमारा एक लॉग ग्राफ होता है। किसके बाद मिलता है, कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोमीटर एनालिसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो दिस इज द कर्व, फर्स्ट इज द this, second is the this, third is the this, fourth is the, कुछ इस तरह से। फर्स्ट है हमारा this is the range, D is the for gravel, C is the for sand, B is the for silt and A is the for clay, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ D10, D60 एंड D30, D10, D60 and D30, also calculation by CU coefficient of uniformity, CU coefficient of uniformity equal to D60 by D10, D60 by D10।
D10, D30 एंड D60 क्या होता है? इसका मतलब क्या? D show the diameter and 10 show the percentage. D10 मतलब क्या? 10% पार्टिकल पास कर जाएगा मैम। Exactly. तो D10 means size of particle such that 10% of particle are finer than this size, है ना? कोई भी अगर साइज का हम लोग सीब लेते हैं उससे 10% पार्टिकल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, that is D10. उसी तरह से D60 60% पार्टिकल इज पास, D30 30% ऑफ पार्टिकल इज पास। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? मैम हाँ बोलो। मैम कोई भी सीप से कैसे पास कर जाएगा? कोई भी सीप से नहीं, हमारा जो फाइन सॉइल का जो सीप है ना, यस मैम, जो हमने टेस्ट किया उसमें है नंबर उसके वाइज बेस होता पे है। ये रिजल्ट आ गया है। हाँ, फाइन सीविंग ये फाइन सॉइल के लिए किया गया ना, क्ले और सिल्ट के लिए किया गया है, तो उसके बेसिस पे एक सेफ फैक्टर निकाला गया है। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि D10, D30 एंड D60 को कैटेगराइज किया गया है और उसके बेसिस पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दैट इज CC कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बस जो CU और CC का वैल्यू आता है ना, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड को कैटेगराइज करते हैं। जैसे इफ द वैल्यू ऑफ CU इज ग्रेटर देन 6, देन हमारा अगर ग्रेटर देन 6 है, देन वेल ग्रेडेड सैंड। तो जनरली जो वेल ग्रेडेड सैंड के लिए जो वैल्यू आता है CU का, दैट इज ग्रेटर देन 6। ये एक वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसके बेस पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारा जो सैंपल है दैट इज आइदर वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, तो फॉर वेल ग्रेडेड sand CU greater than 6। ठीक है, उसी तरह से फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल CU greater than 4। ओके, तो हमें सिर्फ ये याद रखना कि अगर CU greater than 6 दिया हुआ है मतलब कि ये सैंड का रिजल्ट है, एंड ये सैंड किस टाइप का है, वेल ग्रेडेड। इफ CU is given greater than 4, that means is result of gravel, and which type of gravel, well graded gravel। उसी तरह से कुछ रिजल्ट हमारा इन टर्म्स ऑफ CC भी है। CC is the coefficient of curvature, and CU, what is CU? CU is the ratio of D60 by D10, D60 by D10, and CC is the coefficient of curvature, and that is calculated D30 का स्क्वायर by D60 into D10। ठीक है, CC is the D30 का स्क्वायर by D60 into D10। तो जनरली जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज CC। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, शेप ऑफ पार्टिकल साइज रिप्रेजेंट करता है। एंड CU क्या रिप्रेजेंट करता है, तो CU रिप्रेजेंट द साइज, CU रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज एंड CC रिप्रेजेंट द शेप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो एक हमारा शेप रिप्रेजेंट करेगा, एक हमारा साइज रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल जनरली जो CC का वैल्यू होता है दैट इज द इन रेंज ऑफ 1 to 3। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल कोई भी अगर सॉइल गिवन, अगर उसका CC, if CC of well graded soil, CC of well graded soil is given 1 to 3, then we can say that soil is in well graded, है ना, that soil is in well graded। ठीक है, अगर greater than
ग्रेटर देन 3 है सीसी का वैल्यू किसी भी सॉइल के लिए, अगर ग्रेटर देन 3 है दैट मीन्स सॉइल इज इन गैप ग्रेडेड, है ना। अगर लेस देन भी 3 सॉरी लेस देन 1 है दैट मीन्स ऑल्सो सॉइल इज इन गैप ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर सीसी का वैल्यू 1 to 3 रहेगा दैट मीन्स सॉइल इज इन वेल ग्रेडेड, ओके। तो बस ये 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज द मैं एग्जैक्ट ग्राफ तुम लोग को बुक से शेयर कर दूंगी, जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसमें शेयर रहेगा, ठीक है। और कुछ नोट्स तुम लोग एक बार जरूर पढ़ना, वो नोट्स जो मैं अभी तुम लोग को एलएमएस पे एक मैंने शायद दिया है, 1 या 2 और भी मैं नोट्स दे दूंगी आज। तो उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी हर एक ग्राफ का मीनिंग, तो एक बार जरूर पढ़ लेना जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल? वर्केबिलिटी ऑफ सॉइल मैम। क्या होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल? What is consistency of soil? कंसिस्टेंसी जब मैं बता रही थी तुम लोग को तो मैंने बताया होगा डिग्री ऑफ फर्मनेस, डिग्री ऑफ फर्मनेस। कंसिस्टेंसी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिग्री ऑफ फर्मनेस, या फिर कंसिस्टेंसी मीन्स हाउ मच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, हाउ मच सॉइल कैन बी डिफॉर्म मतलब सॉइल कितना लूज है ताकि वो डिफॉर्म हो जाए, सॉइल कितना लूज है कितना फाइन है कि उसमें कितना डिग्री ऑफ फर्मनेस है, सॉइल कितना सॉफ्ट है कितना स्टीफ है कितना हार्ड है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी सॉइल हार्ड कब होगा? सॉइल में अगर मॉइस्चर ना हो तो क्या होगा? जैसे रॉक, रॉक में क्या है? रॉक में मॉइस्चर नहीं है, ठीक है। रॉक क्या होता है? बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन रॉक को अगर छोटे छोटे पार्टिकल में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं और उसमें अगर थोड़ा मॉइस्चर देते हैं तो क्या होता है? उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल किस टाइप का सॉइल है, सॉइल के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेन है, सॉइल में कितना स्ट्रेंथ है, सॉइल में कितना फर्मनेस है, सॉइल में कितना डिफॉर्मेशन का स्टेज है, कितना डिफॉर्म हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी मींस हाउ मच सॉइल कैन बी डिफॉर्म। कंसिस्टेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट हाउ मच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, या फिर कंसिस्टेंसी ऑल्सो यूज्ड for calculation of for denote the degree of firmness, degree of softness, degree of stiff, how much soil stiff, how much soil hard। सॉइल का प्रॉपर्टीज किस टाइप का प्रॉपर्टीज? तो सॉइल कितना हार्ड है, सॉइल कितना सॉफ्ट है, सॉइल कितना फ्लो का टेंडेंसी रखता है, सॉइल कितना डिफॉर्मेशन का टेंडेंसी रखता है, सॉइल कितना फर्मनेस रखता है, ये सारा इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें? कंसिस्टेंसी देगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को सबसे पहले जो थ्योरी दिया किसने दिया था? अटरबर्ग, ठीक है। तो अटरबर्ग एनालिसिस क्या है? व्हाट इज अटरबर्ग थ्योरी? अटरबर्ग थ्योरी अटरबर्ग कंसिस्टेंसी थ्योरी। व्हाट इज अटरबर्ग कंसिस्टेंसी थ्योरी? हम वो ग्राफ के थ्रू इंडिकेट किए थे कि सॉइल कितना लिक्विफाई है या
मतलब उसमें प्लास्टिक नेचर क्या है वो ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट किए थे। तो अटरवर्ड में क्या दिया, डिफरेंट कंसिस्टेंसी लिमिट डिफाइन किया है ना। क्या डिफाइन किया अटरवर्ड ने, डिफरेंट कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट को डिफाइन किया। कौन कौन सा टाइप का कंसिस्टेंसी लिमिट था, फर्स्ट इज द सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड लिमिट, है ना। 4 स्टेज ऑफ लिमिट, 4 स्टेज of Atterberg consistency analysis. First is the solid, second is the semi solid, third is the plastic, fourth is the liquid. Okay, these are the 4 stage or we can say 4 consistency limit defined by Atterberg. कैसे डिफाइन किया, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्या था ग्राफ, दिस इज द Atterberg consistency limit graph. Solid, here is the solid, semi-solid, plastic and liquid. What is the limit? Here is the limit, solid limit, plastic limit, liquid limit. Here show the, this y-axis show the volume of soil and here show the percentage water content. Okay, here is the VD, dry volume, VD. Here second point is the VP, volume at plastic state, and upper point is the volume at the liquid stage. So what is WS, WP and WL? WS, WP is the show the water content at semi-solid, plastic and liquid. ठीक है, WS show the shrinkage limit, WP show the plastic limit and WL show the liquid limit. So first we define liquid limit. First we define liquid limit. First we define liquid limit. क्या होता है liquid limit? WL. What is liquid limit? How we defined? How we define liquid limit? So liquid limit defined as the minimum water content at which soil is in liquid state. Soil is in liquid state, or we can say soil may has tendency to flow. The amount of water, अगर पूछा जाए WL क्या शो कर रहा है, ये अमाउंट ऑफ वाटर शो कर रहा है कहाँ पे, एट द पॉइंट या फिर इट इज द सो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेयर या फिर एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट और सॉइल में टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, वाटर लिक्विड लिमिट वैसा अमाउंट ऑफ, जब हम लोग वाटर मिलाते हैं सॉइल के सैंपल में, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं कुछ इस तरह से कि सॉइल हमारा क्या हो, लिक्विड स्टेज में हो, है ना।
या फिर सॉइल के पास टेंडेंसी हो किस टाइप का, फ्लो करने का, है ना। तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर शो लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हमारा कुछ इस तरह से था ना, जो इंड वाला पॉइंट था दैट इज WL, है ना। यहाँ पे हमारा श्रिंकेज लिमिट था, यहाँ पे मेरा प्लास्टिक लिमिट था, ये हमारा WL था। तो एट दिस स्टेज लिक्विड लिमिट पे क्या होता है कि हमारा शियर स्ट्रेंथ, सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज नेग्लिजिबल, है ना। शियर स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। हम लोग शियर स्ट्रेंथ को बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं इस स्टेज में। साथ ही साथ हमारा जो सॉइल का टेंडेंसी होता है वो फ्लोई टेंडेंसी होता है, मतलब वो फ्लो कर सकता है। और लिमिट कहाँ पे होता है, लिमिट हमारा इस पॉइंट पे होता है, दैट इज आफ्टर प्लास्टिक स्टेज, दिस इज द लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट शो द अमाउंट ऑफ वाटर एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। तो डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट लिक्विड लिमिट होता है। डिफरेंट सॉइल का जो कंसिस्टेंसी होता है वो डिफरेंट लिमिट पे चेंज हो जाता है। जैसे अगर सैंड है, सैंड के लिए डिफरेंट लिक्विड लिमिट होगा, मतलब अगर सैंड के लिए लिक्विड लिमिट हमने 40 रखा तो क्या होगा, सॉरी सैंड के लिए तो मैं लिक्विड लिमिट नहीं रख सकती। जैसे क्ले में डिफरेंट टाइप का क्ले है, जैसे कोई ब्लैक कॉटन सॉइल है, कोई एलुवियल सॉइल है ना। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले। ब्लैक कॉटन सॉइल इज आल्सो क्ले, दैट इज बेंटोनाइट, एंड alluvial soil that is also clay, that is alluvial soil। तो alluvial soil और black cotton soil दोनों के लिए जो लिक्विड लिमिट का वैल्यू होगा दैट इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों का लिक्विड लिमिट का जो वैल्यू होगा दैट इज डिफरेंट। तो अगर किसी का लिक्विड लिमिट ज्यादा है, मतलब लिक्विड लिमिट ज्यादा है, मतलब हमारे पास अगर 100 ग्राम का ये एक ब्लैक कॉटन सॉइल का सैंपल है, एक एलुवियल सॉइल का सैंपल है, 100 ग्राम का। एलुवियल सॉइल के लिए हमें 40 mm वाटर पे क्या हो जाता है, फ्लोई टेंडेंसी आ जाता है। लेकिन ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए 400 ml पे फ्लोई टेंडेंसी आता है, ठीक है। तो हर एक सॉइल के लिए अलग अलग लिक्विड लिमिट हो गया, डिफरेंट लिक्विड लिमिट हो गया, मतलब हर एक सॉइल के लिए जो कंसिस्टेंसी का वैल्यू होगा दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो हाउ वी कैलकुलेट लिक्विड लिमिट, हम लोग लिक्विड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं लैबोरेटरी में हम लोग लिक्विड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ वी कैलकुलेट लिक्विड लिमिट इन लैबोरेटरी। कोई बोलो। मैम नहीं जानते हैं। एक एपरेटस होगा, कैसे ग्रांडे एपरेटस, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। कैसे, तो उसका जो नंबर ऑफ फ्लो होता है ना, इन टर्म्स ऑफ फ्लो इंडेक्स, हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा एपरेटस है, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो हम लोग आज की क्लास एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अटेंडेंस सबका हो गया है ना। यस मैम। ओके, थैंक यू एवरी